अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आज के अखबार के साथ मैं हूं रज़ा अब्बास और हमेशा की तरह कुछ आम मौज़ूआत आज के इस प्रोग्राम में हम उन्हीं मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। मुल्क की सियासी सूरत हाल, मज़ीद इसके अंदर जिस तरह से सियासी अदम इस्तेहकाम मुल्क पाकिस्तान में पाया जा रहा है, सियासी मंजरनामा जिस जानिब जाता हुआ हमें नज़र आ रहा है वहाँ पर फ़कत सियासी कशीदगी ही हमें नज़र आ रही है। फ़िलहाल कल मुल्क की तमाम सियासी जो बड़ी जमातें हैं उन्होंने जलसे किए हैं, सड़कों पर आ चुके हैं। यूं ही लग रहा है कि तमाम सियासी जमातों ने इलेक्शन मोड में वो आ चुके हैं। कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फैसलाबाद में जलसा हुआ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने गुजरात में मैदान सजाया और इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कराची में मैदान सजाया। तो तमाम तीनों मुल्क की जो बड़ी सियासी जमातें हैं उन्होंने जलसा किया है और अपने अपने मुखालफिन के ऊपर उन्होंने तनकीद भी की है। अगर हम बात कर लें सबसे पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो जलसा किया गया, मरीम नवाज़ ने खिताब किया, हमजा शहबाज ने भी उनसे खिताब किया जलसे से, तो काफ़ी हद तक वही बातें थीं जिसकी तकरार वो पहले से भी करते आ रहे हैं। उसके बाद फिर उन्होंने वही तकरार की, लेकिन बहरहाल कहीं ना कहीं अब हमें इस जलसे से, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जलसे से ये तासुर मिला कि जिस तरह से हमने पहले देखा कि इससे पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज़ ने एक आला हुकाम की जानिब जो इशारा किया और इशारों के नायों में बात करते हुए की, हमें वो चीज़ गुजरात के अंदर नज़र नहीं आई है, बल्कि उन्होंने अपना हदफ तनकीद इस बार जो है वो फ़कत और फ़कत साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को रखा। ये कहा कि आपने मईशत का ये हाल कर दिया है, हम ही इस मईशत को निकालेंगे। नवाज़ शरीफ को आपने अपने इंतकाम का निशाना बनाया, लेकिन बहरहाल अगर आपकी जान को ख़तरा है तो नवाज़ शरीफ ही आपको सिक्योरिटी भी देगा, जिसकी जेलों में से आपने पंखे हटवाए, जिसकी जेलों में से आपने एसी को हटवा दिया, तो वही नवाज़ शरीफ आपको सिक्योरिटी भी देगा। इतना आला ज़र्फ़ है। ये बात उन्होंने मरीम नवाज़ ने भी की और इसके साथ साथ जिस तरह से पॉलिसीज़ के ऊपर तनकीद की गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत की, और इसी तरह रवायती अंदाज भी अपनाया। लेकिन बहरहाल इलेक्शन मोड में जाते हुए तमाम सियासी जमातें नज़र आ रही हैं और यही तासुर मिल रहा है कि जल्द से जल्द इलेक्शन करवाना, क्योंकि नून लीग के अंदर भी दो आरा पाई जाती हैं और एक आरा ये है कि जल्द से जल्द इलेक्शन अनाउंस कर दिया जाए, जबकि जो दूसरे हैं, दीगर है, वो हल्का ये चाहता है कि कम से कम कुछ वक्त के लिए परफॉर्म कर लिया जाए, बजट एक अच्छे मानों में दे दिया जाए, सख्त फैसले यकीनन करना होंगे वो कर लिए जाए और उसके बाद ही इलेक्शन में जाया जाए। लेकिन इतना आसान नहीं होगा नून लीग के लिए। और बहरहाल जो हमने इन दिनों में देखा है कि जिस तरह से ये मखलूत हुकूमत कन्फ्यूजन का शिकार है, बड़े फैसले नहीं कर पा रही है, मुल्क पाकिस्तान के फैसले होने हैं, लेकिन लंदन में जाके मुलाकातें हो रही हैं, वहाँ पर लाहेअमल तैयार किया जा रहा है पाकिस्तान के हवाले से। तो सियासी बेयकीनी के साथ साथ जो माशी तौर पर अदम इस्तेहकाम है, सरमायादारों का एतबार नहीं हो रहा, और ये मखलूत हुकूमत और बिलखसूस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिनके पास वो अहम वजारतें हैं कि जहाँ से उन्होंने डिलीवर करना है और आवाम को रिलीफ देना है, जो कि ये दावेदार भी हैं कि हम बड़े तजर्बाकार हैं, लेकिन ऐसी अभी तक तजर्बाकारी हमें होती हुई नज़र नहीं आ रही। एक अभाम की सी सूरत हाल है। कभी लंदन चले जाते हैं तो अभी मुत्तहिदा अरब अमारात में ताज़ियत के लिए मौजूद हैं। मुल्क पाकिस्तान में हुकूमत कहाँ है, क्या कर रही है, आवाम को रिलीफ देने के लिए क्या लाहेअमल है, ये फ़िलहाल अभी तक कोई मनसूबाबंदी हमें सामने नहीं आ रही। आवाम परेशान है और वह यही सोचने के पर मजबूर है कि शायद इस मुल्क के दो वज़ीर आज़म हैं, जो कि एक पाकिस्तान में है, एक लंदन में है, और दो वज़ीर ख़जाना है जो कि पाकिस्तान में है और एक लंदन में है। और जो अगर बात करें साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ की, तो यकीनन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तनकीद करती है कि ऐसे शख्स से आप आरा ले रहे हैं, ऐसे शख्स से जाकर मुल्की मामलात को डिस्कस कर रहे हैं, जिसे इस मुल्क की अदालतों ने सज़ाएँ दे रखी हैं, और आप उन्हीं से जाके मुशावरत भी कर रहे हैं, तो इस मुल्क का क्या हो रहा है। यकीनन तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नैरेटिव को ये मज़ीद एक तक़वियत देती है ऐसी मुलाकातें भी, कि जब आप ख़ुद आज़ाद फैसले नहीं कर सकते और आप एक पार्टी की हद तक हो या फिर मुल्की मामलात की हद तक हो, आप एक ऐसे शख्स से जाके मुशावरत कर रहे हैं जो कि अदालतों से सज़ा याफ्ता है। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे की अगर बात करें तो इमरान खान साहब ने उसी तरह प्रेशर को मेंटेन रखा हुआ है और एक बड़ी तादाद में लोग उनके जलसे पर मौजूद थे। उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया है हुकूमत को भी, और जिस तरह से इदारों को, और इस हवाले से फिर एक बार अदलिया के हवाले से उन्होंने कहा कि मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान से ये मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ कि मैंने ऐसा कौन सा जुर्म कर दिया है कि जो आपने रात को अदालतें खोली, अब क्यों नहीं खोलते कि इतने बड़े बड़े जो लोग हैं जिनके ऊपर करप्शन के केसेस हैं वो एक अहम ओहदों में बैठे हुए। इसी तरह बिलाल भुट्टो ने भी जलसे से खिताब किया, उन्होंने भी तनकीद का निशाना बनाया इमरान खान साहब को। इन तमाम अमूर के ऊपर हम बात करेंगे। मुल्की सियासी मंजरनामा कहाँ जाता हुआ हमें नज़र आ रहा है, और वक्तन फ़वक्तन तमाम जो बड़ी सियासी जमातें उनकी पॉलिसीज़ के हवाले से भी बात करेंगे, और जो मुल्क की जो मौजूदा सूरत हाल है, बेयकीनी की सूरत हाल है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और इन तमाम अमूर के ऊपर बात करने के लिए हमें टेलीफोनिक लाइन पर ज्वाइन किया है सीनियर साफ़ी तज्ज़ियाकार मोहम्मद इमरान खान साहब ने। इमरान साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए।
इमरान साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो कल जलसा हुआ, यकीनी तौर पर वहाँ भी एक आवाम की कसीर तादाद थी, और जहाँ पर हुआ कोटला में, कोटला अरब अली ख़ान में, तो वहाँ पर ये पहले भी तासुर पाया जाता है कि नून लीग का गढ़ है, और ये एक बेनिफिट रहा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को इस हल्के में, और कि वहाँ पर एक बड़ी तादाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हिमायत में निकलती है बाहर। आप समझते हैं कि नून लीग की जो पॉलिसी है, पार्टी पॉलिसी दो हवाले से तकसीम है, एक चाहती है कि इलेक्शन करवा दिया जाए, एक चाहते हैं कि नहीं, डिलीवर कर लें, तो पार्टी की सतह के ऊपर भी और हुकूमती सतह के ऊपर भी नून लीग आपको वाकई कन्फ्यूजन का शिकार नज़र आती है, या टाइम वर्क लेंगे, थोड़ा सा टाइम लेंगे, होमवर्क मुकम्मल करेंगे और फिर हुकूमत पूरी करेंगे ये मुद्दा जो आईनी रहती है इसकी? जी अस्सलाम वालेकुम रिजवान भाई। जी, वालेकुम सलाम। तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम। और ये काइंडली नाम के हवाले से हिदायत कर दें, मोहम्मद इमरान खान पूरे। जी जी, सही, मोहम्मद इमरान खान कर देते। जी, आपने जैसे कि फरमाया कि नून लीग का जलसा एक ऐसे मुकाम पर था कि जहां नून लीग का गढ़ समझा जाता है, उसके बावजूद अगर आप उस जलसे में मौजूद लोगों की तादाद पर गौर करें तो ये बात वाज़ेह होती है कि इमरान खान का फैसलाबाद में होने वाला जलसा उससे कहीं ज्यादा बड़ा था, बारौनक था, और वहां हम लोगों के जज्बे को और उस जज्बे की शिद्दत को महसूस कर सकते थे। बावजूद इसके कि वो बहुत गुस्से में नजर आई और जो खिताब वो कर रही थी उसमें मुसलसल तनकीद थी इमरान खान पे, और खासे संगीन इल्जामात तनकीद के नश्तर भी इमरान खान पर चलाए, मगर उसके बावजूद उनके सामने मौजूद सामईन उनके साथ सिंक्रोनाइज नहीं थे। और ये महसूस हो रहा था कि ऐसे लोग हैं जिन्हें किसी मफाद के ज़ेर साया या किसी मजबूरी के ज़ेर साया वहां जमा किया गया है। और यकीनन नून लीग के हवाले से ये बात बेशुमार मरतबा टीवी और मीडिया पर कही गई है कि नून लीग के जलसों में शिरकत के लिए तमाम इलाका के पटवारियों और सरकारी मशीनरी को ये जिम्मेदारी दी जाती है कि उस जलसे की रौनक का इंतजाम करें। बावजूद सारी मेहनत के मरियम नवाज ने नवाज शरीफ की गैर मौजूदगी में एक अहम बयानिया तश्कील दिया था कि वोट को इज्जत दो, और अब वो बयानिया हाथ से जाता नजर आ रहा है। इस वक्त की सूरत हाल ये है कि नून लीग के इत्तेहादी माल बनाने वाली तमाम वजारतें हासिल कर चुके हैं, और नून लीग के चाहने वाले या नवाज शरीफ के चाहने वाले ये पूछ रहे हैं कि उन्हें इस हुकूमत का क्या फायदा हुआ। माल पानी बनाने वाली तमाम वजारतें तो इत्तेहादी ले गए, और नवाज शरीफ आज भी मुल्क से बाहर रहने पर मजबूर हैं। मरियम नवाज साहिबा मुल्क से बाहर नहीं जा सकती, तो जमा और तफरीक करने के बाद लोग ये सोच रहे हैं कि आखिर मुस्लिम लीग नवाज के हाथ क्या आया। वोट को इज्जत दो का बयानिया भी हाथ से निकला जा रहा है, और जैसा आपने अभी अपने इंट्रो में बताया और बिल्कुल दुरुस्त निशान फरमाई कि इस वक्त यूं लगता है कि मुल्क में एक नहीं दो हुकूमतें हैं, एक नहीं दो वजीर आजम हैं। वैसे भी नून लीग का हमेशा से ये नारा रहा है या कहना रहा है कि दिलों के वजीर आजम तो नवाज शरीफ हैं, तो अब भी ऐसा ही लगता है कि उनका कहना ही है कि नवाज शरीफ ही असल वजीर आजम है। और देखें, यही वजह है कि शहबाज शरीफ साहब कोई जाती हैसियत में फैसला नहीं ले पाए, और हर फैसले के लिए वो गठिया साहब की तरफ देखते हैं
और यही सिचुएशन उनके वजीर खजाना की है, जिनका अपना कारोबार तो दिन दूसरे और रात चौगुनी तरक्की कर रहा है, लेकिन मुल्क के अवाम को वो रिलीफ नहीं दे पाए। अवाम आज तक उनकी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में याद कर रही है जिसमें उंगली हिला हिलाकर सख्त गुस्से के आलम में वो ये बताते थे कि पीडीएम और मुस्लिम लीग नून की क़यादत इमरान खान की हुकूमत को 1 रुपया भी पेट्रोल में बढ़ाने की इजाजत नहीं देगी। तो इस सूरत हाल में नून लीग के हाथ क्या आया, अगर हम बहैसियत तज्जिया निगार और सहाफ़ी देखते हैं तो हमें भी ये महसूस होता है कि नवाज शरीफ साहब के मुतालिक जब ये हमें बताया जा रहा है और कहा जा रहा है बाज़ अहम लोगों की तरफ से जो नवाज शरीफ साहब की सियासत पर नजर रखते हैं कि मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ साहब इन असम्बलियों की कारकर्दगी से और हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है और वो इन असम्बलियों को बर्खास्त करने का सोच रहे हैं, क्योंकि वो ये जानते हैं कि इस सियासी और मुआशी बहरान का कोई साइड ये हुकूमत तलाश नहीं कर पाएगी। और दूसरी तरफ श्रीलंका से अवामी गैज़ो गज़ब का शिकार बनते वज़रा की तस्वीरें भी मुख्तलिफ हलकों में तशवीश पैदा कर रही हैं, तो यकीनन हमें ये बात सच्ची मालूम होती है। सही, लेकिन साथ में ये भी बताइएगा कि जिस तरह से नून लीग माशी तौर पर उस तरह से फैसले नहीं कर पा रही, यकीनन वो फैसले ना करने की वजह तो यही बता रहे हैं कि हम चूंकि एक मखलूत हुकूमत हैं और मिल के ही फैसला करने हैं, तहरीक अदम एतमाद के हवाले से हमारा अकेला फैसला नहीं था, तमाम स्टेक होल्डर्स भी शामिल हो और माशी तौर पर अगर हम सख्त फैसले करते हैं तो एक सियासी कीमत भी है जो कि चुकाना पड़ेगी। और नून लीग वो कीमत अकेले क्यों चुकाए, तमाम स्टेक होल्डर्स को भी उसके अंदर शामिल होना पड़ेगा उस फैसले के अंदर। तो बज़ाहिर तो वो अपनी जो पार्टी के हद तक जो सियासत है वो उसी को बचा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि तमाम स्टेक होल्डर्स आ जाए, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हम इजाफा कर देंगे। और इस हवाले से ज़राए के मुताबिक ये खबरें भी तो चल रही हैं कि कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी बुलाया जा सकता है मुआशी सूरत हाल के ऊपर और तमाम स्टेक होल्डर्स को बिठा कर फिर ये फैसले किए जाए। तो आप समझते हैं कि कीमत देने के लिए नून लीग तो तैयार है, लेकिन वो ये चाहती है कि तमाम स्टेक होल्डर्स मिलकर ये फिर फैसला करें कि हमें जो है माशी तौर पर सख्त फैसले करने होंगे। रजा भाई बहुत अच्छी आपने बात कही, लेकिन इस बात पर मद्देनजर रखिए कि नवाज शरीफ साहब ने कच्ची गोलियां नहीं खेली, यानी सोया और मलाई तो खाए दीगर लोग, सरकारी साहब या मौलाना फजलुर रहमान साहब या दीगर इत्तेहादी, और सारी की सारी तानो तशनी नवाज शरीफ साहब अपने जिम्मे ले लें। मेरे इल्म और यकीन के मुताबिक ऐसा कभी नहीं होगा। नवाज शरीफ साहब इतने जीरक आदमी हैं, कम अज कम अपने हवाले से और अपने मफादात के हवाले से बहुत सोच समझ कर फैसला करने वाले आदमी हैं। नवाज शरीफ यूं ही नवाज शरीफ नहीं बन गए, उन्होंने इस मुल्क की सियासत में एक तवील अरसा बहुत अहम किरदार अदा किया है। आप या मैं या कोई और शख्स अगर उनसे ये तवक्का करता है या रखता है कि नवाज शरीफ साहब तमाम तान कशनी अपने जिम्मे लेकर और तमाम इत्तेहादियों को माल पानी बनाने देंगे, तो यकीनन ऐसा नहीं होगा। और जहां तक बात है, आपने अभी फरमाया कि कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाया जा रहा है और वो मुआशी फैसले करेगी, तो इस बात से बढ़कर मजाक नहीं हो सकता। वास्ते मैं तमाम अहम ओहदेदारों को जो मुल्क के अहम मनासिब पर फाइज हैं, ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुल्की मफादात पर नजर रखें और इस मईशत की बदहाल सूरत हाल को और इस बदतरीन सियासी सूरत हाल को जल्द अज जल्द कंट्रोल करने की कोशिश करें। यहाँ सिर्फ मुश्किल फैसलों की बार बार सुनी जा रही है। हर सहाफी, हर मीडिया पर बैठा आदमी ये कहता है मुश्किल फैसले लेने होंगे।
और जब वो ये कह रहा होता है कि मुश्किल फैसले लेने होंगे, तो उसका मतलब असल में ये होता है कि ये अवाम जो है ना, उसको ये तमाम लोग एक लीमू समझते हैं जिसको निचोड़ लें। भाई, इस मुल्क के अंदर मुल्क के आम आदमी की कुव्वत खरीद को खत्म कर दिया गया है। रजा भाई, इस वक्त सूरत हाल को समझने की कोशिश कीजिए। आज मुल्क में ज्यादा से ज्यादा जो एक गरीब आदमी की तनख्वाह है वो 18-20 हजार रुपए है। उस 18-20 हजार रुपए के अंदर से अगर वो 10 हजार रुपए के घटिया से घटिया किराए का मकान रखता हो, तो आप मुझे बताएं, बकाया 10 हजार रुपए में वो क्या अपनी जिंदगी गुजार सकता है? क्या अपने 2 बच्चे भी हों, मैं कहता हूँ 1 बच्चा भी हो, तो क्या उसको पढ़ा सकता है? उसकी तालीम का खर्च उठा सकता है? क्या अपनी और अपनी बेगम की, अगर उसके बच्चे भी नहीं है, तो सेहत का बोझ उठा सकता है? ये लोग जो मुल्क के बड़े बड़े ओहदों पर फाइज हैं, क्या वो ये नहीं समझ पा रहे कि मुल्क के एक करीबी मुल्क में, श्रीलंका में इस वक्त जो बहरान है और जो अवाम के गैजो गजब का उसके हुक्मरान निशाना बन रहे हैं, क्या इस मुल्क में सिविल सोसाइटी या जो अहम लोग हैं मुल्क के हवाले से फैसला करने वाले, उनकी नजर में ये सब कुछ नहीं आ रहा? क्या वो इसी सूरत हाल में मुल्क को धकेलने को तैयार हैं? और क्या वो तमाम बड़े स्टेक होल्डर जिनके इस मुल्क में असल मफादात है, जिनकी पांचों हमेशा घी में होती हैं, जिनकी कोई हुकूमत आए कोई हुकूमत जाए उनके मफादात में कमी नहीं आती, क्या वो इस मुल्क को इसी तरह बर्बाद होने देंगे? सही, ठीक है। लेकिन फिर इसके साथ साथ जिस तरह से ये दुरुस्त बात है कि आवाम की जो क़ुव्वत ख़रीद है वो जवाब दे चुकी है और रोज़गार के मौक़े इस मुल्क के अंदर नहीं है। तमाम सियासी जमातें भी इक़्तिदार में आई हैं, अब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी आई, जिससे पहले ये कहा जाता कि मौका नहीं मिला, अब तो वो भी इस दौड़ के अंदर और इसके अंदर शामिल हो चुकी है इस फहरिस्त में। लेकिन हमने देखा कि रोज़गार के मौक़े और ऐसी चीज़ें तो रही हैं। मईशत के हवाले से तमाम सियासी जमातों की यही पॉलिसी रही कि सब्सिडी दें, पॉपुलर फैसले करें ताकि हम इलेक्शन में जीत सकें, और इलेक्शन के बाद जब आते हैं तो सूरत हाल अलग होती है। सब्सिडी का इंजेक्शन इस कौम को ऐसा लगा दिया गया है कि अगर वो निकाल लिया जाए तो फिर उसके बाद आवाम भी परेशान हो जाती है। यकीनी तौर पर सही मानों में मईशत को अपने पाँव के ऊपर खड़ा नहीं किया जाता। जब आप सख्त फैसले की बात करते हैं, आपको IMF प्रोग्राम में रहना है, उससे बाहर नहीं निकल सकते हैं। श्रीलंका का मसला हमारे सामने है, वहाँ पर यही सूरत हाल हुई कि अवामी रिलीफ के नाम के ऊपर जब अरबों की सब्सिडी दी गई, आवाम को पॉपुलर फैसले किए गए, आवाम को रिलीफ के नाम के ऊपर दिए गए, IMF ने अपना प्रोग्राम रोल बैक कर लिया। और उसके बाद की सूरत हाल क्या है कि आज उनसे IMF मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं है। वो ये कहते रहे कि हम आपसे पहले कहते थे कि आप सब्सिडी ना दें, लेकिन आपने दी है। तो फिर इस सूरत हाल में पाकिस्तान को भी ऐसी सूरत हाल का सामना है। जो सब्सिडी इमरान खान साहब को ख़त्म करनी चाहिए थी अपने आखिरी वक्त के अंदर, उन्होंने नहीं की है। उन्होंने एक पॉपुलर फैसले किए और जिसके लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या दीगर जो भी जो मखलूत हुकूमत है वही कहती हुई नज़र आ रही है कि माइंस बिछाई हैं आपने नई हुकूमत आने वाली, कि हमें मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे। फिर रजा भाई, इस मुल्क में एक तस्हीह कर लें, काइंडली अपने रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए एक तस्हीह कर लें। अवाम को कभी भी कोई रिलीफ नहीं दिया गया। ये बयानियां वो मईशत दान फैलाते हैं जिन्हें बाहर से फंडिंग होती है या जिन्हें इन अशराफिया के, पाकिस्तान की मुख्तदिर अशराफिया की वकालत करनी होती है। ये बयानियां वो फैलाते हैं कि हम सब्सिडी दे रहे हैं। इस मुल्क के अवाम को बहाने बहाने से हर कदम पर लूटा जाता है। ये सब्सिडी देते हैं, इस मुल्क के अवाम का खून चूसते हैं। मैं आपको 2-3 मिसालें देता हूँ। ये सब्सिडी, ये अभी आजकल हमने बड़ा एक मकबूल बयानिया सुना, इमरान खान ने की बड़ी कीमत कम रखी बिजली की, है ना? आपने भी सुना होगा यकीनन। और अब ये कहते हैं मुश्किल फैसले लेने होंगे, बिजली की कीमत बढ़ानी होगी क्योंकि इमरान खान ने बहुत गलत फैसला किया था। अरे, इस कौम पर कोई एहसान नहीं किया इमरान खान ने बिजली की कीमत रख के। मैं पूछता हूँ उन तमाम लोगों से जिनके दिल में दर्द है इस मुल्क का और जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं, कि इससे ज्यादा बड़ी बददियानती मुझे बताएं कि पाकिस्तान में ये जो बिजली के बिल हैं, इन बिलों के ऊपर जो फॉर्म करने का तरीकाकार है बिलों को,
कि अगर 100 यूनिट जलाएगा तो उसके लिए इतनी कीमत चार्ज की जाएगी, 200 यूनिट जलाएगा तो उससे ज्यादा, और 300 यूनिट जलाएगा तो उससे ज्यादा। इससे बड़ी कोई डाकाजनी हो सकती है मुल्क में? ये अभी हमें रिलीफ बताते हैं मुझे और आपको कि हम मिडिल क्लास लोग अगर 200 यूनिट से ज्यादा जलाएं तो ये हमसे डबल चार्ज करते हैं, और 20-20, 25-25 रुपए का यूनिट ये मुख्तलिफ हुकूमतें हमसे चार्ज करती आई हैं। 50 पैसे की कॉस्ट है यूनिट की अगर वो बिजली पानी से बनाई जाए। ये अपनी नाअहली छुपाने के लिए ये झूठ बोलते हैं कि ये रिलीफ दे रहे हैं। 50 पैसे कॉस्ट है। मैं चैलेंज करता हूं मेरे साथ बैठकर इस बात पर कोई हुकूमत अपना आदमी दे और मुनाजरा कर ले। 50 पैसे यूनिट की कॉस्ट पड़ती है मैक्सिमम पानी से बनने वाली बिजली पर। इनको किसने कहा है 20 रुपए के एग्रीमेंट करते हैं ये? इनको किसने कहा है 25 रुपए के एग्रीमेंट करते हैं ये अपनी चोरियां छुपाते हैं। एक हुकूमत आए या दूसरी हुकूमत आए, इमरान खान भी इस कौम को धोखा देता रहा है। मैं माजरत के साथ ये कह रहा हूं, मैं इमरान खान का एक जमाने में जाती दोस्त रहा हूं। 80 से ज्यादा मुलाकातें हैं मेरी 2006, 2007, 2008 में इमरान खान से। मैं इमरान खान के साथ रोजाना, तकरीबन रोजाना असर से मगरिब तक वॉक किया करता था ब्लॉक स्कीम में। ये पार्लियामेंट लाजिज में जिस वक्त ये आदमी एक सीट का एमएनए था, ये सादा आदमी है। मेरी जो परसेप्शन है इसके बारे में, 29 से ज्यादा मुलाकातों में इस इमरान खान को जो मैंने जज किया, ये एक भोला और सादा आदमी है जो बहुत से मुश्किल मामलात का एक इंतहाई बचगाना और सादगी से हल तजवीज करता है जो हुकाइक के बिल्कुल बरखिलाफ होता है। ये मामलात की अंडरस्टैंडिंग नहीं रखता मुल्क का वज़ीर आज़म रहा। उसके बावजूद मैं आपसे पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, आज आप इमरान साहब के सामने मेरे दिए 10 सवाल रख लें, एक सवाल का भी ये साहब जवाब नहीं दे पाएंगे। ये अपने आप को पूरे पाकिस्तान का सबसे अक्लमंद आदमी बताते हैं और दूसरे तमाम लोगों को ये चोर और डाकू बताते हैं। भाई चोर और डाकू दूसरे भी हैं, लेकिन आपके इर्द गिर्द ये जो 12 बागड़ बिल्ले हैं, मैं अभी नाम के साथ में अगर आप मुझे इजाजत है तो इन 12 बागड़ बिल्लों से मुतल्लिक बताइए ये क्या है? क्या ये चोर उचक्के और डाकू हैं या नहीं? अगर आप मुझे कहेंगे मैं इन 12 लोगों के नाम लिख के बैठा हूँ आपके सामने, मुल्तान के नामे को तैयार। चलें ठीक है, नाम आप ज़रूर ले लीजिएगा, लेकिन मेरे सवाल का जवाब भी दीजिएगा कि अभी बात कर लेते हैं इमरान खान साहब के कल होने वाले जलसे के ऊपर। और जिस तरह से कल उन्होंने एक पावर शो किया है, यकीनन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अब तक जितनी भी अवामी राबता मुहिम रही है उसमें एक आवाम की कसीर तादाद उनके साथ निकली भी है और निकल भी रही है, और प्रेशर अपना वो बढ़ा रहे हैं बार बार इस नई मखलूत हुकूमत के ऊपर भी, इदारों के ऊपर भी बार बार तनकीद भी कर रहे हैं कि अदालतों के हवाले से भी सवालात खड़े कर रहे हैं कि देखें कि ऐसे लोग हुकूमत में आ चुके हैं जिनके ऊपर करप्शन के संगीन किस्म के इल्ज़ामात हैं, जिनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद होना थी। तो आपको लगता है कि इमरान खान साहब की पॉलिसी यही है कि अगर मैं जब तक गाड़ी ड्राइव करता रहूँगा तो ठीक है, अगर मुझे ड्राइविंग सीट से हटा दिया गया तो फिर मैं गाड़ी नहीं चलाने दूंगा? रजा भाई, आप यकीनन मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। मैं फिर ये कहने पर मजबूर हो जाता हूँ और इसमें कतन कोई तारीफ नहीं। असल में जब आपसे बात हो रही होती है तो वाकई मैं ऐसा सिंक्रोनाइज फील करता हूँ कि मुझे लगता है कि आप तकरीबन वही सवाल कर रहे हैं जो मैं समझता हूँ कि होना चाहिए। रजा भाई, इस बात को समझें कि मुल्क का सियासी दर्जा हरारत निहायत मसमूम और बहुत बुलंद है। इस जहरीले सियासी माहौल से निजात सिर्फ एक सूरत में मुमकिन है कि एक ऐसी कौमी हुकूमत तश्कील दी जाए जो मुल्क के नामवर तरीन और मुखलिस और कामयाब वतन परस्तों पर मुश्तमिल हो, जिसका इस्तेहकाक पहले एहतसाब और फिर इंतखाब हो। इस्लाहात और एहतसाब के बगैर अब ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। मैं ये वाज़ेह कर दूं कि इस वक्त इमरान खान फौरी इलेक्शन का मुतालबा कर रहे हैं, जबकि शहबाज शरीफ और पीडीएम इलेक्शन को कम अज कम नवंबर तक मुलतवी करना चाहते हैं। वजह तनाज़ा या इनकी आपसी जंग जो असल है
वो ये है कि ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकर्री खुद करना चाहते हैं। पीडीएम या शहबाज हुकूमत या नवाज शरीफ साहब अपनी मर्जी का कोई आर्मी चीफ चुनना चाहते हैं और इमरान खान साहब अपनी मर्जी का कोई आर्मी चीफ चुनना चाहते हैं। ये इन लोगों के माबैन दरअसल जंग है। इमरान खान जो बार बार फौरी इलेक्शन का मुतालबा कर रहे हैं, उसके पीछे भी दरअसल यही बात है। वो आए कानून की तरफ, जब कोई हुकूमत बर्खास्त कर दी जाए या अपनी मुद्दत मुकम्मल कर ले तो पाकिस्तानी कानून के मुताबिक एक अबूरी हुकूमत तश्कील दी जाती है 3 माह के लिए। अब अगर शहबाज हुकूमत बिलफर्ज तहलील हो तो अगस्त में इलेक्शन कराना होंगे और सितंबर में नया वजीर आजम हलफ उठा सकता है। अब जरा डेट्स पर गौर कीजिएगा। सितंबर और अक्टूबर में बहुत से लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर हो रहे हैं, जबकि आर्मी चीफ नवंबर में रिटायर होंगे। अब इसका असल मतलब ये है कि मौजूदा आर्मी चीफ जो है वो बहुत अहम तैनातियां और तकर्रियां कर सकते हैं अपनी इसी मुद्दत मुलाजमत से, जो मुस्तकबिल में फौज और पाकिस्तान की पॉलिसियां तश्कील देंगी। अब बहुत से अहम लोगों से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ साहब असम्बलियों को बर्बाद करने का इसलिए सोच रहे हैं कि वो इस सियासी और माशी बहरान से बहुत परेशान हैं। अच्छा, अगर नवाज शरीफ और इत्तेहादी हुकूमत छोड़ भी दें और असम्बलियां तोड़ भी दें तो वो कोई इमरान खान के मुतालबे पे ऐसे नहीं कर रहे होंगे। ये इनकी अपनी जरूरत है। वो कभी भी किसी ऐसे वक्त में इलेक्शन नहीं चाहेंगे जब इमरान खान के दोबारा हुकूमत बनाने के बहुत ज्यादा चांसेस हों, मगर मुल्क की बिगड़ती मुआशी और सियासी सूरत हाल उन्हें मजबूर कर रही है। और फिर नवाज शरीफ के चाहने वाले बार बार ये सवाल कर रहे हैं कि इस हुकूमत में उन्हें क्या फायदा हासिल हुआ। मरीम नवाज, मैंने बताया पहले भी कि जैसे मुल्क से बाहर नहीं जा सकी, नवाज शरीफ साहब मुल्क में नहीं आ सके और उनका वोट को इज्जत दो का बयानिया और एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जो एक आवाज उन्होंने बुलंद कर रखी थी, वो बयानिया भी उनके हाथ से जा रहा है। अच्छा, फौजी जर्नैल और मुल्क की अदलिया भी तमाम मामलात से लायक ताल्लुक नहीं रह सकेगी। मुल्क की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर यकीनन उनको भी तशवीश होगी। इमरान खान और बहुत से लोग उन पर भी तो उंगलियां उठा रहे हैं ना। तो इमरान खान जरूरत से ज्यादा बाएतमाद हैं। सही। आप देखें कि जैसे पब्लिक के जलसों में आ रही है, शिरकत कर रही है, तो वो देख रहे हैं कि एक बड़ी अवामी कुव्वत उनके साथ है। और मैं उन्हें जाती तौर पे जानता हूँ, वो बहुत जिद्दी आदमी है। तो ऐसा जिद्दी आदमी आसानी से आपकी बात पर कायल नहीं होता, लेकिन हालात पर नजर रखने वाले कुछ अहम लोगों से जब मेरी बात हुई तो उनका कहना था कि इमरान खान की ये कोशिश है कि जल्द इलेक्शन हो जाए, नवंबर से भी पहले हो जाए, ताकि वो जनरल फैज को आर्मी चीफ बना सके। हालांकि इस बात से इमरान खान ने खुद कई बार इनकार किया है और कहा है उन्होंने तो आर्मी चीफ के मुतालिक ये सोचा ही नहीं था कि किसको अपॉइंट करना है। बहरहाल इमरान खान साहब को अंदाजा ही नहीं है कि अगर आज एक अबूरी हुकूमत बना दी जाए और शहबाज शरीफ साहब या पीडीएम या नवाज शरीफ साहब ये असम्बलियां बर्खास्त करके इलेक्शन में जाने का फैसला भी कर लें तो तब भी शायद इलेक्शन ना हो पाए। लोग समझ नहीं पा रहे कि हिंदुस्तान में जंगी हिंदुओं की हुकूमत पाकिस्तान पर हमले की तैयारी कर रही है। मुल्क दिवालिया होने के पैमाने पर खड़ा है। सही। तमाम मुआशी आशारिये ठीक है, तमाम मुआशी आशारिये मनफी हैं। ऐसी बदतरीन मुआशी सूरत हाल कभी नहीं हुई थी। सही। यही वजह है कि नवाज शरीफ साहब एक डूबते हुए जहाज की कप्तानी छोड़ने जैसा ख्याल कर रहे हैं कि अगर वो हुकूमत छोड़ भी दें तो ये ऐसा ही होगा जैसे एक डूबते हुए जहाज की कप्तानी छोड़ दी। और अबूरी हुकूमत सिर्फ 3 माह के लिए आएगी तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगी। रजा भाई, ठीक है इमरान साहब, मुझे यहाँ पर ये मुझे यहाँ पर ये बताइएगा, जिस तरह से सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ये कहा कि नैब और अदलिया मेरे कंट्रोल में नहीं थी,
अगर मैं ये चाहता कि कुछ लोगों को सज़ाएं हो सकती तो हो जाती। 10 से 12 लोग ऐसे शख्सियात थे जिनको सज़ाएं होनी चाहिए थी, काफ़ी हद तक चीज़ें सामने थी, लेकिन नहीं होने दी गई। नून लीग का एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनता हुआ नजर आया, लोगों ने हमसे खुद राब्ते किए, लेकिन उन्हें ताकतवर हलकों की जानिब से ये कहा गया कि आप जिधर हैं वहीं रहें। तो इस हवाले से आपको लगता है कि फिर जो तनकीद होती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर, बिलखसूस साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ऊपर, कि उनके दौरे हुकूमत में हुकूमत वो नहीं चला रहे थे, बल्कि वो एक डमी के तौर पर सामने थे, और अब जो जलसों में जाकर उन्होंने बयानिया अपनाया है, नून लीग तो इस बयानिया को छोड़ चुकी है, वोट को इज्जत दो, अब हकीकी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो उस बयानिया को अपना लिया। आपको भी लगता है कि ऐसा ही है? बिल्कुल सही फरमाया, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, ऐसा ही है। और ना सिर्फ ये बल्कि ये भी कि देखिए, इलेक्शन के अलावा मैं असल में जब आपने मेरी बात को पता फरमाया तो उस वक्त मैं अबूरी हुकूमत के हवाले से एक बात कहना चाहूंगा जी जी। कि इलेक्शन के अलावा अबूरी हुकूमत की जो जिम्मेदारियां हैं उसमें देखें, इस मुल्क के 25 करोड़ या बकौल जरदारी साहब के 30 करोड़ लोगों को खुराक की फराहमी के साथ साथ बिजली और गैस की फराहमी करना भी होगी। एनर्जी के दौरान पर काबू पाना होगा, कीमतों में कमी लानी होगी। देखिए 3 माह में ये मुमकिन ही नहीं है, और यकीन माने कि सिर्फ बेवकूफ लोग ही ऐसी सूरत हाल में ये जिम्मेदारी कबूल कर सकते हैं। अच्छा, इमरान खान इस वक्त इलेक्शन को लेकर इस हद तक संजीदा है कि उनकी निगाह से बहुत सी अहम हकीकतें ओझल हैं। मिसाल के तौर पे अगर इमरान खान इलेक्शन में गए तो शायद उनको बहुत सारे हैरतनाक और हैरत अंगेज नताइज का सामना हो, जैसा कि अभी आपने इंडिकेट किया, और मैं मुकम्मल इत्तेफाक करता हूँ कि पूरा सिस्टम इमरान खान के खिलाफ है और वो सिर्फ अवामी ताकत पर भरोसा कर रहे हैं। लेकिन खुदा न खास्ता अगर ये इलेक्शन भी चोरी हो गया तो इमरान खान कहाँ जाएंगे? क्या एक और इलेक्शन मांगने सड़कों पर आएंगे? उनकी अपोजिशन में उन्हें निकालने के लिए हर अहम शख्स पर सरमायाकारी की है, और वो तमाम लोग सिस्टम में मौजूद हैं। इमरान खान भी अच्छी तरह जानते हैं कि सिस्टम में अहम लोग उनके खिलाफ हैं, और यही वजह है कि वो इलेक्शन कमिश्नर को बरतरफ करने का मुतालबा करते हैं। मगर क्या उन्हें नहीं मालूम कि इस मुल्क के सियासी अशराफिया ने, और किस किस का नाम लिया जाए, कि ताकतवर लोगों ने एक माफिया तश्कील दे रखा है, तो कहाँ माफिया नहीं है इस मुल्क में? मैं अब आपको एक मिसाल से समझाऊं रजा भाई, आप यकीनन इस बात पे हैरान होंगे। अभी मैं मुल्तान आया, कराची से मुल्तान के सफर के दौरान बदतरीन हालत देखी मैंने। रेल में मैंने सफर किया था और उस रेल की बहुत ही खराब सूरत थी, लेकिन उससे भी ज्यादा हैरानी मुझे तब हुई जब मैं मुल्तान के स्टेशन पर उतरा, और मुल्तान के स्टेशन पर जो एग्जिट का मेन गेट था वो बंद था। तो आप अंदाजा करें कि मैं पूरे स्टेशन पर घूमा हूँ रजा भाई, मैं स्टेशन मास्टर की जियारत नहीं कर सका। यानी इस मुल्क के अंदर ऊपर से नीचे तक माफिया ही माफिया, हर शख्स अपनी बिसात के मुताबिक यहाँ खुदा बना हुआ है। वो मुझे एक शेर याद आता है कि एक फिरौन का रोना तो नहीं मेरे लिए, एक फिरौन का रोना तो नहीं मेरे लिए, मैंने हर शख्स की आंखों में खुदा देखा है। तो रजा भाई क्या कहिएगा कि यहाँ हर शख्स अपनी बिसात के मुताबिक खुदा बना हुआ है। सही, ठीक है। मुझे एक और मौजू की जाने भी जाना है, वक्त कम है। मैं आखिरी सवाल इस हवाले से आपसे ये करना चाहूँगा, मुझे बताइए कि जब ये तमाम सियासी जमातें हों, इनके सरबराहान हों, जब ये डसे जाते हैं तभी इनको इनकलाब या नज़रियात या असूल या फिर माफिया क्यों याद आता है? इमरान खान साहब जब इक़्तिदार में थे, इलेक्शन कमिश्नर जो लगा उन्हीं की मर्ज़ी से लगा, उस चीज़ को पहले वो ऑन करते रहे। जब इक़्तिदार उनसे हट गया तो उन्होंने कहा कि मैंने तो नाम ही तजवीज़ नहीं किया था। पहले गिरफ्तारियों को ऑन करते रहे, कहा कि खाकान अब्बासी बहुत बोलता है, अब मैंने उसको जेल में डाल दिया है। नवाज शरीफ अमेरिका से मैं वापस जाऊँगा, AC हटवा दूँगा, पंखे हटवा दूँगा। तो तमाम गिरफ्तारियों को पहले ऑन किया, जितनी तैनातियां हुई उनको पहले ऑन किया। जब इक़्तिदार से हट गए तो कहा कि मुझे तो काम ही नहीं करने दिया गया। तो आप ये पहले बना लें कि जब आप इक़्तिदार में होते हैं
तो सब अच्छा होता है। आप इक़्तिदार में हो या आपके साथ ताकतवर हल्के हों तो सेम पेज होता है। कोई और अगर ऐसा कोई काम कर रहा हो तो आप उसको कहते हैं कि बूढ़ पालचिया है। तो ये दोहरे म्यार हमें ख़त्म करने चाहिए। और इसी तरह नून लीग का भी ये सूरत हाल है। अगर नून लीग जब इक़्तिदार में है तो बड़ी अच्छी है, सारी चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन जब डसे जाते हैं तो वोट को इज्जतों का बयान नज़र आ जाता है। तो ये तमाम सियासी जमातें भी इस्लाहात के नाम पर आती हैं, इनकी तरजीहात में शामिल नहीं होती हैं इस्लाहात। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं रजा भाई। ना सिर्फ ये कि मैं आपको एक मिसाल दूं 1970 से, कि बिल्कुल बयान ही यही सूरत हाल थी 1970 के इलेक्शन में। पाकिस्तान में पॉलिटिकल पोलराइजेशन जो है वो अपने अरूज पे थी। अच्छा, मुल्क भर के सियासी अशराफिया उस रॉ और CIA से एहकाम ले रहे थे। उस वक्त जो पाकिस्तान की फौज की कमान थी उसके जर्नैल यकीनन नाअहल थे। अगर अहल होते तो मुल्क ना टूटता। तो याद रहे कि उस इलेक्शन ने मुल्क को सिविल वॉर की तरफ धकेल दिया था और इंडिया ने मौका पाकर हमला कर दिया था। तब पाकिस्तान की सियासी बदमाशियां और फौज के नाअहल जर्नैलों की नाअहली की सूरत में हमें बांग्लादेश का मुंह देखना पड़ा। इन तमाम मुस्तबिर हलकों की नाअहली की सूरत में तकमील पाकिस्तान का एजेंडा आज भी नामुकम्मल है। आज भी भारत हमें बांग्लादेश बनाने और पाकिस्तान तोड़ने के ताने देता है। और आज ऐसी सूरत हाल में जब मुल्क तबाही के दहाने पर है, सिस्टम पर बदमाशिया और माफिया ने कब्जा कर रखा है, और जब ये बदमाशिया या माफिया कहता हूँ तो उससे मुराद कोई एक सियासी जमात नहीं है। मैं इन तमाम सियासी जमातों को मुल्क के खिलाफ ठीक है, इसके ऊपर आपका मौक़िफ़ आ गया है। मैं आखिर में, चूंकि वक्त बिल्कुल कम है, बात करना चाहूँगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी कल कराची में अपना पावर शो किया है। क्या देखते हैं, कैसा उनका जलसा रहा? और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सियासत है, बिलखसूस अगर हम सिंध की बात करें, सिंध के मुज़ाफ़ाती इलाकों को तो छोड़िए, कराची की जो सूरत हाल है उसके बावजूद भी और तसलसल के साथ जिस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीतती हुई आ रही है, अब वो चाहे इल्ज़ामात तो लगाते हैं मुखालफिन के धांधली के ज़रिए की जाती है, लेकिन कारकर्दगी तो हमें उस तरह से इन 13 सालों से नज़र नहीं आती है। तो फिर किस बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट भी पड़ता है? और इस बार आप समझते हैं कि कोई तब्दीली आ जाएगी सिंध के अंदर या यही रवायत बरकरार रहेगी? रजा भाई, बहुत शुक्रिया रजा भाई, आपने ये सवाल पूछा। और मैं इस सवाल के जवाब में, अगर आप मुझे इजाजत दें, तो थोड़ा सा इररेलीवेंट लेकिन बहुत रेलिवेंट बात करूंगा। जी जी, मुकम्मल कीजिए। मैं 10 बस्ता इस मुल्क की अशराफिया से, फौजी जर्नैलों से, जनाब जनरल बाजवा साहब से, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से हाथ बांध कर कहता हूं कि अल्लाह ताला ने आपको ओहदे दिए हैं, इसका मुकाम दिया है। अगर आप दोनों अल्लाह ताला के हुजूर ये वादा कर लें कि हम इस मुल्क की लूटी हुई दौलत वापस लाने के लिए, इस मुल्क के संगीन मुआशी बहरान से निजात के लिए, इस मुल्क को अजीम तर बनाने के लिए और तकमील पाकिस्तान के एजेंडे को मुकम्मल करने के लिए, एक राह के तय्युन की खातिर, एक नया कौमी दस्तूर बनाने के लिए, पाकिस्तान की लूट खसूट, महंगाई और साजिशों से सताई हुई अवाम को एक दयानतदार, मुखलिस, वतन परस्त कौमी हुकूमत का तोहफा देंगे, तो आपका नाम तारीख में सुनहरी हरफों से लिखा जाएगा। ये गला सड़ा फरसूदा बरतानवी साम्राज्य का पार्लिमानी निजाम, जो पार्लिमानी जमहूरी निजाम कहलाता है, इस मुल्क की जड़ों को खोखला कर चुका। इस बदबूदार निजाम से उम्मीद लगाना ऐसा है कि कीकर का आप बीज बोएं या पौधा लगाएं और आम के पेड़ का इंतजार करें। रजा भाई, सिंध के छोटे बड़े किसी गांव गोट में चले जाइए, मुझे तबसरे की जरूरत पेश नहीं आएगी। सिंध के इलाकों में प्यास से सिसकते मरते दम घुटते बच्चे आपको बताएंगे कि आज भी भुट्टो जिंदा है,
इस मुल्क में कराची मईशत का इंजन है। आप जरा 15 मिनट किसी कराची की सफर पर, किसी सड़क पर सफर कीजिए, तो हर दो झटका, हर वो धक्का जो आपको लगे, तो आपको फौरन याद आएगा कि आज भी भुट्टो जिंदा है। हम सारे मर जाएंगे, इनका भुट्टो जिंदा रहेगा। सही, ठीक है। बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार मोहम्मद इमरान खान से हमारे साथ मौजूद थे। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। जिस तरह से मुल्क की सियासी मंजरनामे की जो सूरत हाल हो रही है, उसमें जो सियासी जो कशीदगी है, अदम इस्तेहकाम है, वो बढ़ता हुआ जा रहा है। बिलखुसूस अगर बात कर ली जाए नई मखलूत हुकूमत के हवाले से, तो नई मखलूत हुकूमत ने ये जो हुकूमत हासिल की है तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए, किसी ने ज़बरदस्ती उनके पर मुसलत नहीं की है, बल्कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का और दीगर उनके इत्तेहादी जमातों का ये अपना फ़ैसला था। उन्हें ये तमाम तर जो माशी तौर पर जो बहरान है, जो बकौल उनके कि काफ़ी हद तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पैदा करता है, मुश्किल फ़ैसले हमें करने होंगे, और ये माइंस बिछा कर गए हैं कि हर कदम के ऊपर एक सुरंग है और हमें एहतियात से चलना है। तो ये फ़ैसला आपने ख़ुद लिया है। अगर आप मुल्क पाकिस्तान को इस मुआशी सूरत से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, तो फिर आप नए इलेक्शन की जानिब जाएंगे। नए इलेक्शन में भी जाके आपने यही रुदात को बयान करना है कि देखें कि साबिका हुकूमत ने क्या कर लिया है। हर हुकूमत यहाँ पर आने वाली यही बात करती है, इसी बयानी को अपनाती है और इसी बयानी की तकरार भी करती हुई नज़र आती है कि जिस तरह से जो हम बेहतरी की तरफ हम जा रहे हैं, हम इस्लाहात कर रहे हैं, हम सख्त फ़ैसले कर रहे हैं, हम माशी तौर पर मुल्क पाकिस्तान को इस्तेहकाम अता कर देंगे और मईशत को अपने पैरों के ऊपर खड़ा कर देंगे। लेकिन ये देखिए कि साबिका हुकूमतें ऐसी आई, उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने वो कर दिया। तो इस बयानी से निकलना होगा और सही मानों में मुल्क की मईशत को सही समत के ऊपर, अपनी सियासत को सही समत के ऊपर डालना होगा, जो कि मुल्क पाकिस्तान के लिए और यहाँ के बासियों के लिए बेहतर हो। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।